एवरीबॉडी, वेलकम टू मोनिका शर्मा एजुकेशन। एक बार फिर से मैं मोनिका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। यस, ये क्लास 10th के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ जिसमें सिर्फ 5 मिनट्स में आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से उसके बारे में एक एक चीज़ें जान पाएंगे। ये लास्ट टिप्स भी हो सकती हैं जो आप एग्जाम के जस्ट पहले भी देखेंगे तो भी आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और वैसे भी अगर आप इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो 5 मिनट में आपको आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ साइंस, और साइंस का ये है फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार ये चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ हैं, वो सब भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पे क्या फॉर्म ले लेता है, कर्ड की फॉर्म ले लेता है, राइट। मिल्क एट रूम टेम्परेचर खराब हो जाता है, लैक्टिक एसिड उसमें बढ़ जाता है तो वो कर्ड की फॉर्म ले लेता है। तो केमिकल रिएक्शन दरअसल होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस का मतलब कुछ केमिकल्स का रिएक्शन और फिर उनका एक प्रोडक्ट बन जाना, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें आप अपने घर में बेसिकली बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप इसे समझ सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल ये चैप्टर नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल में किसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मिल्क एट रूम टेम्परेचर, आपने अक्सर देखा होगा सबके समर्स में अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर काफी देर तक बाहर रखें, फ्रिज में नहीं रखते, तो फिर क्या होगा, आपका मिल्क खराब हो जाएगा ना। तो वही तो है केमिकल रिएक्शन। देखिए अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखें तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी, लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। तो उसकी वजह से वो जो मिल्क है वो कर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कि आयरन लेफ्ट इन मॉइस्चर। ये भी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपने अपने घरों में किचन में कुछ लोहे की कढ़ाई देखी होंगी, और लोहे की कढ़ाई में आपको जो ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कलर का जो एलिमेंट उसके ऊपर बार बार लगा हुआ दिखता है, वही एक्चुअल में एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें आयरन के ऊपर एक कोटिंग चढ़ गई जिसको रेडिश ब्राउन कलर कोटिंग बोलते हैं, जो आयरन को मॉइस्चर में जाकर घरों में जो कढ़ाई वगैरह रखी होती है, आयरन के नेल्स होते हैं जिन्हें हम कीले बोलते हैं, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का जो कोटिंग हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जब आयरन मॉइस्चर से मिलता है यानी ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्म में उसके साथ रिएक्शंस होती है, तो वहां पर उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है, उसी को हम रस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ इसके होने पर चेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि पहले तो मैंने बताया आपको कि कलर का थोड़ा चेंज होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कलर चेंज हो जाता है। कुछ चीजें होती है उसमें स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे जो मिल्क था वो मिल्क नहीं रहा, वो क्या हो गया, वो कर्ड हो गया, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसमें जो पहले टेम्परेचर होता है उससे नेक्स्ट लेवल पे वो टेम्परेचर या तो कभी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर में भी चेंजेस देखे गए हैं जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये तो सबको ही पता है, ठीक है, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, ज्यादातर हमारी लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में आप लोगों ने देखा होगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होती है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हम सांस ले रहे हैं, ओके, रेस्पिरेशन भी एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, तो दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, कि अब ये केमिकल इक्वेशंस हम लिखते कैसे हैं। देखिए अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो ये जिंक सल्फेट, ये क्या ले लेगा, जिंक क्या ले लेगा, सल्फेट बन जाएगा। जिंक का क्या बन जाएगा, सल्फेट। तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट। और इवोल्व क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस भी उसका एक पार्ट है, करेक्ट। तो
हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर आएगी। अब आप बोलेंगे मैम केमिकल इक्वेशन तो समझ आ गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये भी समझ में आ गया कि ये होती क्या है, इनमें चेंजेस क्या होते हैं, अब आप इसको बैलेंस करके बताओ कि बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इनके जो एटम्स लिए हुए हैं, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या है, वन है, वन एटम है, करेक्ट, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, टू एटम्स हैं, करेक्ट। अब ये जाके बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, वन, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, वन, और मैग्नीशियम के भी कितने हैं, वन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, टू। अरे भाई केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, उन दोनों में जो एटम्स होने चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है, बीच में कोई कहीं नहीं उड़ता, समझ में आया। तो मैग्नीशियम के यहाँ पे जितने हैं, मैग्नीशियम के तो यहाँ उतना ही है, बट ऑक्सीजन के यहाँ दो है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, सिंगल वन। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की एटम्स को क्या करना पड़ेगा, डबल, ठीक है। और डबल आप कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आप सामने लगा सकते हैं, ठीक है, टू, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए टू, ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या लगा दिए, दो एटम लगा दिए, करेक्ट। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम के भी क्या हो गए, दो एटम हो गए। ये लिखने का तरीका होता है, इसी तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू मैग्नीशियम एंड टू ऑक्सीजन। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो टू थे, ऑक्सीजन तो टू ही थे, लेकिन मैग्नीशियम कितना था, वन, और वहां पे मैग्नीशियम कितने हैं, टू, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, टू, टू एम जी प्लस ओ टू इक्वल्स टू टू एम जी ओ। अब आप यहाँ देखिए कि मैग्नीशियम भी दो है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन भी दो है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, टू। तो ये हो गई पूरी तरह बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप उनको जरूर प्रैक्टिस करना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि यहाँ पे है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। अब हम यहाँ पर हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं उन्हें काउंट करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट है हमारे पास जिंक, जिंक यहाँ पर वन है, जिंक यहाँ पर भी कितना है, वन, ठीक है। H2 यानी हाइड्रोजन, तो H2 यहाँ पर भी H2 है, और यहाँ पर भी कितना है, H2, ठीक है। और यहाँ पर सल्फेट SO4, यहाँ पे भी कितना है, SO4। ये तो अपने आप ही बैलेंस्ड है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने की तो जरूरत ही नहीं है। जिंक यहाँ पर भी जिंक है, और यहाँ पर SO4 SO4 H2 H2, यानी कि LHS इक्वल है किसके, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी है, इसको ओवर बैलेंस करके कुछ भी मत करना, ये सब बिगड़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से में, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं केमिकल इक्वेशंस के। तो फर्स्ट जो इसका टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है यार, सिंपल है कॉम्बिनेशन, और राइट, देखिए जब एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं और वो बना देते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन है ना, तो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल मैंने लिख लिया है, देखिए जैसे कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास स्लेक्ड लाइन बनेगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मिला के कोई सिंपल वन सिंगुलर प्रोडक्ट बना देना, यही होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। क्विक लाइन, CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, ये आपको जरूर है याद करना, बहुत ही जरूरी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्विक लाइन ये है, स्लेक्ड लाइन CaOH होल प्राइस, दिस इज स्लेक्ड लाइन, ठीक है। नाउ सेकंड इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब एक प्रोडक्ट टूट जाता है, जब सिंगल रिएक्टेंट
टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में वो टूट जाएगा, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। देखिए डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया एक रिएक्टेंट को बहुत सारे सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो यही होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, ठीक है, CaCO3 को जब हमने हीट किया, CaCO3 क्या होता है, ये होता है लाइमस्टोन। क्या होता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, क्विकलाइन। और क्या इवॉल्व होगी, गैस कौन से इवॉल्व होगी, ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, हमने आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया, तो उसमें हमें मिला क्या, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ऑलराइट, और बना क्या, FeSO4 प्लस Cu, और कॉपर यहाँ पर सल्फेट से अलग हो गया, तो ये बना क्या, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसी को आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, उसको उसके प्लेस से हटा दिया। तो Fe प्लस CuSO4 इज FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दो एलिमेंट्स दोनों को ही डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी अलग अलग जगह ले लेते हैं, एक्सचेंज। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 की बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2, ठीक है, अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ, तो मिलेगा क्या, सोडियम क्लोरीन को देखते ही सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ऑलराइट, जिसे हम सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये बना लेगा NaCl, ठीक है, NaCl, और बेरियम किसके साथ जुड़ जाएगा, बेरियम सल्फेट के साथ, तो ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। तो जितना मैं इसमें करवा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल लर्न ही कर लेना है एकदम अच्छे से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम एक चीज देखें कि Na के एटम्स कितने हैं, 2, सोडियम के एटम्स कितने हैं, 2, और Cl के भी एटम यानी क्लोरीन के भी एटम्स कितने हैं, 2, तो वहां पे बन गया सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे NaCl, यहाँ पे Na भी 1 है और Cl भी 1 है, करेक्ट, और यहाँ पे ये क्या है, 2, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। एक तरह से अपनी रिएक्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं, राइट। तो 2NaCl, और यहाँ पे बेरियम इज 1, सल्फेट SO4, सल्फेट SO4, क्लियर, ओके। तो ये हो गई रिएक्शन अब करेक्ट, बैलेंस, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इज NaCl एंड प्लस BaSO4, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। इसने इसको और इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आई होप अभी तक आपको ये सारी रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से देख लीजिए और मुझे बताइए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, पीछे से देखकर मत बताना, जल्दी से इसे कमेंट कीजिए और बताइए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर आप इतनी देर में ये सब चीजें समझ रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा रह गया, दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए ऑक्सीडेशन का जो मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर देना। सिंपल है कि कार्बन में अगर हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो हमने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ही कहलाता है ऑक्सीडाइज हो जाना या ऑक्सीडेशन हो जाना। क्या हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। नाउ रिडक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेशन था ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक उसी तरह से रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ऑक्सीजन को हटा दें, तो उसे बोलेंगे रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, अगर हमने कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या होगा भाई, तो होगा कॉपर अलग निकल जाएगा और H2O यानी कि पानी, ठीक है, आपका प्यारा पानी H2O ये बनेगा, समझ में आया। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ये कॉपर बनेगा, कॉपर रह जाएगा और H2O इसमें अलग बन जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर
कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, अलग होकर कहाँ मिल गया, हाइड्रोजन के साथ, कहाँ मिल गया, हाइड्रोजन के साथ, यानी ये कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो अलग होने को हमने क्या बोला, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, मिल गया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो रही है रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही इक्वेशन में एक ही साथ हो रही है, एक रिएक्शन एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, जब दो रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये पर्टिकुलर एग्जांपल आप बिल्कुल रट लो, अच्छे से लर्न कर लो, जितने भी दिए हैं ना, जितने भी दिए हैं पूरी तरह से लर्न कर लो, अच्छे से रट लो, ठीक है। ये सब आएंगे, और समझ के करोगे तो रटने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से समझाया है समझ के करोगे तो तुम्हें लर्न भी हो जाएगा। 2-3 बार ये वीडियो देखोगे आपको लर्न भी हो जाएगा। लास्ट में हम देख लेते हैं क्या होता है कोरोजन। कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन, कोरोड हो जाना, जंग लग जाना, सिंपल भाषा में जंग लग जाना, जंग लग जाना जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में मैंने पहले ही बताया, लोहे की कढ़ाई या फिर आयरन नेल्स होते हैं, वो आयरन नेल्स में रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग चढ़ जाती है, वो एक्चुअल में वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कोरोड हो जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं कोरोजन, उसी को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। अगर आप रूम टेम्परेचर पे बहुत टाइम तक सुबह की सब्जी बनी हुई समर्स में रख दो, तो शाम को एक फोल स्मेल, एक बुरी स्मेल आने लगती है। या फिर अगर बाहर से आप कोई जंक फूड ले रहे हो और उन्होंने बहुत ही टाइम तक उसको रखा हुआ है, बाहर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, ओके, तो उससे भी हमें एक फोल स्मेल आती है, एक बुरी स्मेल आती है। उसी को बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गई, वो खराब हो गई, रेंसिडिटी, उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी, ठीक है। एक इसमें जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि आपके जो चिप्स होते हैं, ओके, वो तो इतने टाइम तक दुकानदार के पास पड़े रहते हैं, कुरकुरे होते हैं, ये सब इतने टाइम तक रखे रहते हैं, तो वो खराब क्यों नहीं होते। भाई जो चिप्स आप खाते हो, जो चिप्स आप खाते हो उसके अंदर भरी होती है नाइट्रोजन। उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, जिसके कारण से वो चीज जो है वो प्रिजर्व रहती है, वो खराब नहीं होती। समझ में आया। तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कैसे लगा मुझे जरूर बताना, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।